एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और दोस्तों आज मैं चैप्टर 8वां यानी हमारी पहली किताब है जो फर्स्ट बुक है उसका 8वां चैप्टर लाया हूँ क्लास 12th का, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। हालांकि ये चैप्टर इतना बड़ा है दोस्तों, इसे पढ़ के इतने बोर हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आया मुझे जब लिख रहा था मैं इसके बारे में कि मैं क्या लिखूँ। फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे लगे कि हाँ मुझे ये लिखने चाहिए थे, तो मैंने वो लिखे हैं और ये पार्ट 1 है। तो दोस्तों किसी दोस्त ने डिमांड करी थी कि 8वां चैप्टर और 7वां चैप्टर की, तो टाइम बहुत कम मिलता है। पूरे दिन की जॉब करने के बाद जब मैं घर आता हूँ तो रात में कुछ टाइम निकाल के ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये मैंने नोट्स दिन में लिख लिए थे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इस चैप्टर का नाम है। पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपको दिख रहा है इसमें स्क्रीन पे रेड कलर से। पहला क्वेश्चन मैं अगर इस पर कर्सर ले जाऊं तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक है ये कब और किसने लिखी और इस पुस्तक में क्या बातें थी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाला एक विद्वानों का एक ग्रुप था जो विश्व भर के मामलों पे नज़र रखता था, पर्यावरण से रिलेटेड मामलों पे। ठीक है, उस ग्रुप का नाम क्या था? समूह का नाम था क्लब ऑफ रोम। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या नाम था? क्लब ऑफ रोम। इस क्लब ऑफ रोम ने क्या करा था, 1972 में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या था आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिमिट्स टू ग्रोथ। यानी इस पुस्तक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। और इस पुस्तक में बताया गया था, क्या बताया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पुस्तक में ये बताया गया था कि जिस प्रकार से आज दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है ना, ऐसे आने वाले टाइम पे संसाधन क्या हो जाएंगे, उसी प्रकार से कम हो जाएंगे, यानी संसाधन की संख्या कम होती जाएगी। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो 1972 में लिखी गई थी। विद्वानों का एक ग्रुप था क्लब ऑफ रोम, उसने लिखी थी। पुस्तक का नाम लिमिट्स टू ग्रोथ था। आगे क्वेश्चन है कि इसमें क्या बातें हैं, तो इसमें ये बताया गया था कि आज जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है आने वाले टाइम पे संसाधन घटते जाएंगे। तो दोस्तों याद होगा आपको, आसान टॉपिक है, याद हो जाएगा। चैप्टर आसान है, हालांकि बहुत बड़ा है तो इसमें थोड़े बोर हो जाते हैं इसे पढ़ने में। अगला देखो मैंने नोट डाल के लिख रखा है UNEP का पूरा नाम। तो दोस्तों UNEP का पूरा नाम क्या है? तो मुझे याद है मैंने 12th पास करी थी, मैं 12th में पढ़ता था और 2007 में, और 2007 में ही ये बुक आई थी, नई बुक। तो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मैंने तो खुद ही अपने आप पढ़ी थी तभी। और मुझे ये भी याद है कि ये मेरे फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, UNEP का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मुझे UNDP का पता था पर मुझे EP का कन्फ्यूज़न था कि क्या नाम है। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और DP में आ जाता है डेवलपमेंट प्रोग्राम, बस इतना ही अंतर था। तो इसको हिंदी में बोलूँ तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। तो मुझे ये क्वेश्चन देख के मुझे अपना एग्ज़ाम वाला दिन याद आ गया कि मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया दोस्तों। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे एक क्वेश्चन और दिखेगा, आपको दिख रहा होगा कि रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, 3 नामों से जाना जाता है इसे। इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। ये कब हुआ, कहाँ हुआ और इसमें कौन सी बातें ऐसी थी जो कि मेन थी, प्रमुख थी? तो दोस्तों देखते आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। रियो सम्मेलन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसे पूरा हाईलाइट करके आपको अच्छे से बता देता हूँ इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है। देखो दोस्तों 1992 यानी 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था और UN का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पे ये सम्मेलन हुआ था। 170 देश लगभग इसमें थे, हजारों NGOs आ गए थे, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इन्होंने इसमें भाग लिया था। NGO का मतलब स्वयंसेवी संगठन। और पर्यावरण के मुद्दों को उठाया गया था इसमें कि पर्यावरण की समस्याएं जो भी हैं। इसमें यह बात सामने आई कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं।
अब आपको शायद इस लाइन से आपको इसका मतलब ना समझ में आया हो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग एजेंडे पैरोकार क्या लिख दिया ये। तो दोस्तों मैंने तो बुक में से ही लिखा है, एनसीईआरटी में से। तो आगे मैं आपको ये दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कितना आसान है ये। इससे पहले मैं 2 लाइन और पढ़ लेता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध के जो देश थे उनकी मुख्य चिंता थी ग्लोबल वार्मिंग से निपटना। दक्षिणी गोलार्ध के जो देश थे उनकी मुख्य चिंता थी आर्थिक विकास। तो अब मैं इसका अर्थ आपको समझाता हूँ सेकंड पेज पे। एक मैंने चित्र बनाया, फिगर बनाया, और मैंने फिगर के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे। तो आप खाली ये देखिए फिगर, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैंने ये पृथ्वी दिखाई है पूरा का पूरा गोल। मान लो ये मैंने पृथ्वी बना दी है। अगर मैं इसे बीच में से डिवाइड कर दूं, जैसे कि मैंने बीच में से इसे एक लाइन खींच के इस गोलार्ध को डिवाइड कर दिया, यानी अब ये 2 हिस्सों में हो चुका है। दोस्तों पहला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है मैंने विकसित देश, और मैंने ब्रैकेट कॉलम में इसमें अमीर भी लिख दिया है। तो यानी कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये है उत्तरी गोलार्ध। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, ये रहा उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये पूरा हिस्सा आ जाता है उत्तरी गोलार्ध में ऊपर का, जिसे विकसित देश, अमीर देश इसमें शामिल है। अब कहेंगे नीचे की दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है, तो ये भी दोस्तों बहुत आसान है, जो नीचे बच गया वो दक्षिणी गोलार्ध है। अब हम यहाँ से समझते हैं क्या कि उत्तरी गोलार्ध जो थी इसमें डेवलप देश आते थे, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे, या फिर बहुत डेवलप देश, ये सब आते थे। ये बहुत अमीर थे, इनके पास विकास की ऐसी समस्या नहीं थी। इनके सामने मेन समस्या थी ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये देखो, उत्तरी गोलार्ध देश की मुख्य चिंता थी ग्लोबल वार्मिंग, यानी ऊपर वाले जो देश हैं इनकी ग्लोबल वार्मिंग से निपटना था। दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें आर्थिक विकास, यानी दक्षिणी गोलार्ध में हमारे जैसे देश थे, भारत जैसे देश, जिनकी समस्या क्या थी, अपना विकास करना। तो ये गरीब देश थे, डेवलप नहीं थे। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये फिगर अच्छा लगा तो ये भी बता देना। सेकंड देखो, इसके बाद एक टॉपिक इसमें ये डाल रखा हल्का सा, ये रियो सम्मेलन का ही है, इसे भी ध्यान से समझ लो कि रियो सम्मेलन में किन बातों पे क्या बातें हुई थी। तो ये था रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता से संबंधित नियम लाए गए। इसके बाद एजेंडा 21 है, और एजेंडा 21 की आलोचनाएं भी आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों देखते हैं क्या है ये एजेंडा 21 जो लाया गया था, ये रियो सम्मेलन में ही लाया गया था। इसमें ये कहा गया था कि विकास का जो तरीका हो वो ऐसा हो कि आप विकास भी करो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे। तो इन्होंने कुछ ऐसे तरीके अपनाने को कहा था, लेकिन इसकी आलोचना हुई थी। आलोचना दोस्तों इस प्रकार हुई थी कि इसमें कहा गया कि भाई तुम्हारा ये जो एजेंडा 21 है ये पर्यावरण को बचाने पे तो ध्यान देता ही नहीं है, इसमें तुम कहीं ना कहीं विकास की बातों को बहुत ज़्यादा मतलब ले रहे हो गंभीरता से, विकास को ही दिखाया जा रहा, पर्यावरण पे तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। तो इसलिए इसकी आलोचना हुई थी। तो ये था पूरा दोस्तों टॉपिक, ये वाला रियो सम्मेलन, और इसमें मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अच्छे से देख लेना वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं हैं तो अपना नंबर सेंड कर देना मुझे, नाम लिख के, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो मैं वहाँ पे जो भी नोट्स डालता हूँ तो आपको साथ के साथ मिल जाए करेंगे। दोस्तों हर बार ये वीडियो बना पाना थोड़ा आसान नहीं होता, तो मैं जो PDF वगैरह होती है मैं वहीं अवेलेबल करवा देता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों, ये अगला आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट छपी थी, और इसमें एक चेतावनी दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब छपी थी? तो आपको ये दिख रहा होगा 90, मैंने लिख रखा 1987 में छपी थी दोस्तों। और इस रिपोर्ट में चेताया गया था, यानी चेतावनी दी गई थी। क्या चेतावनी दी गई थी? तो देखते हैं भाई कि ऐसी कौन सी चेतावनी है जो इस रिपोर्ट में दी गई थी। तो इसमें दोस्तों ऐसे कहा गया था कुछ कि आर्थिक विकास के जो चालू तौर तरीके हैं ना, जिस हिसाब से आज आप विकास कर रहे हो, ये आने वाले भविष्य में, यानी अगर फ्यूचर में देखेंगे तो वहाँ पे ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे। तो ये कुछ चेतावनी दी गई थी इसमें। तो आसान है, 87 में छपी, और ये बताया गया कि आज का जो विकास का तरीका है भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाएगा। आगे देखते हैं साझी संपदा। साझी संपदा दोस्तों बहुत आसान है, इसी में विश्व की साझी संपदा भी मैंने डाल दिया है। एक ही में 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं क्योंकि एक साथ ही थे ये, तो आप इसे समझ लो पहले है क्या। ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे साझी संपदा कहते हैं। जैसे चरागाह, मैदान, कुआं, नदी, इस तरह के संसाधन होते हैं, किसी एक के थोड़ी ना होते हैं, ये तो भाई समुदाय के होते हैं, सभी इसका यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से विश्व में भी कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, क्षेत्र
जिसमें किसी एक देश का अधिकार ना होकर वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इसका रख रखाव की जिम्मेदारी सारे विश्व की है। वैश्विक संपदा या इन्हें मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। तो वायुमंडल, समुद्री सतह, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको विश्व की मानवता की साझी विरासत और दुनिया की साझी विरासत कई नामों से जाना जाता है। तो आप यहाँ से साझी विरासत तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैंने इस चैप्टर में से, इस पार्ट में से आखिरी क्वेश्चन है, ये मैंने ग्लोबल वार्मिंग लिया है। हालांकि आज मैं इतना ही लिख पाया हूँ, आगे मैं और क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो ग्लोबल वार्मिंग अच्छे से समझ लो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हमने बहुत पढ़ लिया है। हालांकि मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा ये ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक बहुत ईजी है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान से समझ लो। मैंने एक फिगर बनाया है। फिगर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देखो ध्यान से। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बना क्या रखा है, लेकिन फिर भी कोशिश तो की है दोस्तों। ये जो गोल गोल सा आपको दिख रहा है ये सन है, यानी ये सूरज है। और ये से थोड़ा नीचे मैंने ये जो कुछ लाइनें खींच रखी हैं, ये ओजोन गैस है। यानी कि क्या है, हमारे अंतरिक्ष में, हमारे वायुमंडल के ऊपर एक पतली सी परत है ओजोन गैस की। और ये जो ओजोन गैस है इसकी मात्रा वैसे ही कम है। और जो सूरज की रोशनी है दोस्तों, वो यहाँ से होते हुए इस ओजोन परत को पार करके आती है और ओजोन परत से बीच से होकर गुजरती है। तो वो जो खतरनाक जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, यूवी रेज, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज या हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उन किरणों की मात्रा उससे हमें बचाती है। क्योंकि ये जो किरणें होती हैं यूवी रेज, ये हमारे लिए ख़तरनाक होती है, क्योंकि इससे ना त्वचा का कैंसर हो सकता है और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो और इससे क्या समस्या आ रही है सब यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे फिगर से। हालांकि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आगे मैं इसका आंसर जो मैंने लिखा है वो बता देता हूँ। मेरी जो दोस्तों लैंग्वेज है, मैं बुक की लैंग्वेज में कोशिश करता हूँ कम लिखूँ और अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखता हूँ, ताकि अच्छे से हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। जो इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से समझता है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो बनाई जाती है तो हर एक बच्चे को देखा जाता है कि जो एवरेज बच्चा है, इंटेलिजेंट है या जो बिलो एवरेज है, तीनों को अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए लैंग्वेज बहुत आसान लिख रखी है मैंने। आंसर देखते हैं। वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है जिसमें सूर्य की रोशनी छन कर यानी आर पार होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। इस गैस की परत में क्या हुआ, छेद हो गया, यानी दुनिया के सामने आया कि इस गैस की परत में छेद हो रहा है। और अब वहाँ से उस छेद से क्या हो रहा है कि सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती है। अब डायरेक्ट पृथ्वी पे आएगी तो नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है, तापमान वो बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो बर्फ़, जो ग्लेशियर से ढके हुए पहाड़ हैं, उनकी बर्फ़ पिघलेगी। और बर्फ़ पिघलेगी तो भाई वो पानी बनेगा, पानी बन के समुद्र के लेवल को बढ़ाएगा। जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र किनारे बसे हुए देश हैं, जैसे जापान देख लो या श्रीलंका टाइप के, ऐसे कुछ जो देश होंगे जो उनको शायद खतरा हो सकता है काफ़ी। तो ऐसे में ये समस्या आ जाती है इससे। तो दोस्तों कुछ आप सोच रहे होगे, तो हम अगर कोई देश ऐसा है जो समुद्र के किनारे नहीं बसा है तो उसे किस बात का खतरा? तो नहीं, खतरा तो दोस्तों उससे भी है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे पर्यावरण तो सभी का प्रभावित होता है। आगे ये आप ग्लोबल वार्मिंग यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे कि पूरी कहानी इसकी है क्या। आगे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग है किन गैसों के कारण फैलती है और क्यों फैलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, मीथेन गैस हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हो जाएगी, इनकी वजह से फैलती है। और हम पोल्यूशन फैलाते हैं, जैसे कि फ्रिज के पीछे से गैस सी निकलती है गर्म, एसी में से हीट निकलती है उससे हो जाता है, या कोई चीज़ जलाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस हानिकारक गैस निकलती है। तो इन सारी चीज़ों से, पोल्यूशन से ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग समस्या है ये एक वैश्विक समस्या है, सारी दुनिया के लिए समस्या है, और इससे निपटने के लिए एक देश कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए सारी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने पहला पार्ट बनाया है। हालांकि चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन इसे लिखने में मुझे बहुत आलस आ रहा था कि इतना बड़ा चैप्टर मैं कैसे लिखूँगा। पर दोस्तों मैंने कोशिश की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इन वीडियोस को आप लाइक करें, ताकि आपके लाइक से मुझे पता लगेगा कि आप पसंद करते हो मेरी वीडियोस को। और आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो ज़रूर दो कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों कुछ दोस्तों की डिमांड आई है कि इस चैप्टर पे बना दो वीडियो, उस चैप्टर पे बना दो। तो दोस्तों थोड़ा वेट कर लो, मैं ज़रूर बना दूँगा सभी। आप बस अपनी डिमांड डाल दिया करो, मैं सबकी डिमांड नोट करके रख लूँगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं उन पे वीडियो बना दूँगा। हो सकता है 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए, थोड़ा विश्वास बनाए रखना। बाकी